मुझे बस इतना पसंद है कि मैं कभी कभी अपनी फियांसे के सोशल मीडिया पर अचानक पोस्ट कर देता हूँ। उस शाम उसने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। बहाना दिया कि मैं कंपनी का एटमॉस्फेयर खराब कर रहा हूँ। उसने मेरी पूरी मंथली सैलरी काट दी और वो पैसे उस यंग असिस्टेंट को इमोशनल कॉम्पनसेशन के नाम पर दे दिए। सब लोग मुझे तरस भरी नज़रों से देख रहे थे। उन्हें लगा मैं फिर से पागल हो जाऊंगा और चिल्लाने लगूंगा जैसे पहले करता था। लेकिन मैं शांत रहा। मैंने अपनी डेस्क का सामान कामली पैक किया और रेजिग्नेशन लेटर उसके सामने रख दिया। दूसरे लोगों को सिर्फ सैलरी कट मिलता है, मैं खुद रिज़ाइन कर रहा हूँ, ये उनसे काफ़ी बड़ा है। जैसे ही मैंने बोलना ख़त्म किया, यंग असिस्टेंट लुसिनियान जल्दी से बोल पड़ा। ब्रदर शियान, इतनी छोटी बात पर रिज़ाइन कैसे कर सकते हो? आप इतने सालों से कंपनी में हो। सिस्टर युन ने हमेशा आपके साथ अच्छा किया है। आप अब रिज़ाइन करोगे तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे? फिर बोला, सिस्टर युन, आप जल्दी से ब्रदर शियान को मना लो। युन मानो शायद मुझे पहले ही मनाना चाहती थी, लेकिन लुसिनियान की बात सुन के वो भी गुस्सा हो गई। उसने कहा, मनाने की क्या ज़रूरत है? अगर जाना है तो जाओ। मैं सीधा और ईमानदारी से काम करती हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। उसने मेरा रेजिग्नेशन लेटर उठाया, साइन किया और सीधा मेरे मुंह पर फेंक दिया। सब कलीग्स मुझे देख रहे थे, देखना चाहते थे कि मैं क्या करूँगा, लेकिन मैं फिर भी शांत रहा। मैंने ज़मीन से लेटर उठाया और बोला, मैं हैंडओवर करके चला जाऊंगा। उसने तुरंत कहा, हैंडओवर की ज़रूरत नहीं, अगर जाना है तो अभी निकल जाओ। फिर उसने ठंडी आवाज़ में कहा, खुद से रिज़ाइन करोगे तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। ये देखकर मेरे कुछ अच्छे कलीग्स मुझे समझाने लगे, सर झुकाओ, गलती मान लो, इतना इम्पल्सिव मत बनो। सब जानते थे कि ये कंपनी मैंने और योन याओ ने मिलकर बनाई थी। शुरू में कंपनी के पास पैसे नहीं थे। मैं इन्वेस्टर्स लाने के लिए इतना पीता था कि खून तक उल्टी हो जाती थी। जब काम खत्म नहीं होता था, मैं टीम के साथ 3-3 रात जागता था। मैंने अपनी मेहनत और इमोशंस सब कुछ लगा दिया था। अब छोड़ने का मतलब सब कुछ खोना था, लेकिन मैं डिसीजन ले चुका था। मैंने उन सब की तरफ देखा और बोला, थैंक यू। मैंने अपना सामान पैक किया और निकल गया। जाते वक्त मैंने युन मंग याओ की आंखों में देखा। उसकी आंखों में थोड़ा कन्फ्यूजन था। उसे लग रहा था मैं नहीं जाऊंगा। पहले भी हम लुसिनियान की वजह से बहुत बार लड़ चुके थे। एक बार तो उसने सबके सामने मुझे डांट दिया और पूरा सार बोनस भी नहीं दिया। मैं गुस्से में रिज़ाइन करने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर रुक गया। फिर मैं उसके पास गया, प्यार से बात की और जैसे कुछ हुआ ही नहीं वापस काम करने लगा। उसे लगा इस बार भी मैं एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन उसे नहीं पता था मेरी पेशेंस ख़त्म हो चुकी थी। जैसे ही मैं कंपनी से बाहर निकला, मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैंने देखा मेरे फ्रेंड ने पैसे ट्रांसफ़र किए थे। सुबह युनमंग याओ ने कहा था कंपनी का हाल अच्छा नहीं है और मेरी सैलरी काटनी होगी। मेरी पहली रिएक्शन उसकी टेंशन को लेकर थी। मैंने तुरंत अपने फ्रेंड से 5 लाख उधार लिए थे। मैं वो पैसे उसे देने वाला था, लेकिन तब मैंने लुसिनियान का सोशल मीडिया पोस्ट देखा। तब मुझे युनमंग याओ का असली इंटेंशन समझ आया। उस मोमेंट पर मेरा दिल अजीब तरह से शांत हो गया। न दुख, न गुस्सा, न जेलसी। शायद क्योंकि यह सब बहुत बार हो चुका था। युनमंग याओ ने लुसिनियान की वजह से मेरे साथ बहुत बार गलत किया था। अब तो मुझे समझ नहीं आता था उसका बॉयफ्रेंड मैं हूं या लुसिनियान। मैंने पैसे वापस अपने फ्रेंड को भेज दिए और बोला थैंक यू। मैं पार्किंग में गया। अपनी पुरानी गाड़ी देखी जो मैं 10 साल से चला रहा था। उसका पेंट कई जगह से उतर चुका था। उसके पास एक बिल्कुल नई पॉर्श खड़ी थी, वही पॉर्श जो युनमंग याओ ने आज लुसिनियान को गिफ्ट की थी। पार्किंग में और भी जगह थी। उसने जानबूझकर मेरी गाड़ी के पास पार्क किया था, क्लियरली मुझे चिढ़ाने के लिए। मैं और युनमंग याओ 10 साल से साथ थे, फिर भी मैं उस लुसिनियान से कंपेयर नहीं कर पाया जो सिर्फ 10 महीने से आया था। मैं हल्का सा हंस पड़ा बिना कुछ सोचे। फिर मैं गाड़ी चलाकर निकल गया उस कंपनी से जहां मैंने सालों काम किया था। जैसे ही मैं कंपनी गेट से बाहर निकला, मेरी गाड़ी को पीछे से किसी ने टक्कर मार दी। मैं गाड़ी से बाहर निकला, तब मैंने देखा युनमंग याओ और लुसिनियान पीछे वाली गाड़ी से उतर रहे थे। लुसिनियान बोला, ब्रदर शियान, आप में इतना सडन ब्रेक क्यों लगाया? मुझे रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। फिर वो आगे बढ़ा और अपनी गाड़ी का डेंट देखकर बोला, कितना बुरा हो गया, ये सब सिस्टर युन ने ही प्लान करके चूज किया था। युन माओ का फेस धीरे धीरे और ज़्यादा डार्क हो गया। उसने कहा, शीन, गराज में मैंने तुम्हें सिनियन की कार को देखते हुए देखा था। सच बताओ, क्या तुम्हें पता था कि वो पीछे है और तुमने जानबूझकर ब्रेक मारा रिवेंज के लिए? मुझे उसकी बात सुनकर फिर से हंसी आ गई।
वो फिर से सही और गलत का फर्क नहीं समझ रही थी। सारा ब्लेम मुझ पर डाल रही थी और साइड ले रही थी लूसिनियन की। तब लूसिनियन बोला, छोड़ो सिस्टर यून, भाई शीन तो ब्लेम मत करो। उनकी जॉब मेरी वजह से चली गई। मुझ पर गुस्सा होना नॉर्मल है। आखिर में सब मेरी वजह से ही हुआ। अगर मैं थोड़ा केयरफुल होता तो बेटर होता। ये बोलकर उसने अपने फोरहेड पर पंच मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन हिट करने से पहले ही उसने जानबूझकर फोर्स कम कर दिया। फिर भी युन मंगाओ को समझ नहीं आया। वो उसके लिए इमोशनल हो गई। उसका सर रब करते हुए बोली, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ अपने ऊपर मत लो। फिर उसने मुझे जोर से पॉइंट करके कहा, तुम सिनियन से कुछ सीख नहीं सकते, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मॉडेस्ट है। तुम इतने सालों से काम कर रहे हो, फिर भी इतने चाइल्डिश और एरोगेंट हो। उसने मुझे धक्का दिया और मैं थोड़ा हिल गया। मुझे ये सब देखकर हंसी आ रही थी। पूरे साल सिनियन मेरी अचीवमेंट्स चुरा रहा था, मुझे फंसा रहा था, और अब वही रिस्पॉन्सिबल और मॉडेस्ट मान गया और मैं चाइल्डिश और एरोगेंट। मुझे समझ आ गया कि बात करना टाइम वेस्ट है। मैं कुछ नहीं बोला, बस मुड़कर चलने लगा। तब युन मैन्युअला फिर से मेरे सामने आ गई। मुझे लगा वो फिर लूसिनियन को डिफेंड करेगी, लेकिन इस बार उसने मुझे साइड में ले जाकर सीरियस टोन में कहा, शीन, मैंने तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी थी, इसीलिए मैं स्ट्रिक्ट थी। तुम मेरे फीलिंग्स समझ क्यों नहीं पाते? उसकी सॉफ्ट बात सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन जल्द ही मुझे उसका असली इंटेंशन समझ आ गया। युन मंगाओ ने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा और बोली, मैं रेजिग्नेशन लेटर वापस ले लेती हूँ। तुम अच्छे से सोचो, सिनियन से माफ़ी मांगो, और जो रियर एंड एक्सीडेंट हुआ है उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगे। जो भी कॉम्पनसेशन होगा सिनियन को ट्रांसफ़र करना। मैं तुरंत समझ गया। मैंने ऊपर देखा लूसिनियन की तरफ। उसे पहले से पता था युन क्या बोलेगी। उसके फेस पर स्मग स्माइल थी। वो मुझे देखकर प्रवोक करते हुए आंख घुमाने लगा। मैं हंसी उड़ाता हुआ बोला, मैं कोई कॉम्पनसेशन नहीं दूंगा। एक्सीडेंट में किसकी गलती है खुद जाकर इन्वेस्टिगेट करो। अगर समझ नहीं आए पुलिस बुला लो। अगर और कोई बात नहीं है मैं जा रहा हूँ। मैं मुड़कर चल दिया। पीछे युन मंगाओ गुस्से में पैर पटक रही थी। मैंने तुम्हें चांस दिया था, बाद में रिग्रेट मत करना। मैं बोला, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। मैं कार में बैठा और अपने फ्रेंड को मैसेज भेजा, मैंने रिज़ाइन कर दिया, क्या मैं कल तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ? हाफ सेकंड भी नहीं लगा, उसने तुरंत कॉल कर दिया। वो शॉक में था, सच में? और युन मैन्युआ का क्या? मेरा फ्रेंड और युन मैन्युआ एक ही टाइम पर बिजनेस स्टार्ट किए थे, लेकिन युन याओ ने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, जबकि मेरे फ्रेंड के पास ऑलरेडी रिसोर्सेज थे। उसकी सैलरी भी ज़्यादा थी। उसे टेक्निकल टैलेंट की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए उसने मुझे ज़्यादा शेयर्स और प्रॉफिट ऑफर किया था। उसने ये भी कहा था कि मैं पार्ट टाइम भी काम कर सकता हूँ। वो हमारे रिलेशनशिप के बारे में जानता था, फिर भी उसने मुझे ऑफर दिया। लेकिन युन मैन्युआ की वजह से मैंने बिना सोचे मना कर दिया था। जब मैं अपनी लाइफ के सबसे डिफ़िकल्ट टाइम में था, बर्फ़ में पड़ा हुआ, ऑलमोस्ट मरने वाला था, तब युन मैन्युआ ने मुझे पुलिस स्टेशन तक ले जाकर मेरी जान बचाई थी। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार था। इसीलिए मैंने सब कुछ छोड़कर अपना पूरा फोकस उसकी कंपनी पर लगा दिया। हर तरीके से हेल्प की, कंपनी को धीरे धीरे ग्रो किया। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूँ, लगता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और इतने सालों के बाद अगर हिसाब लगाओ तो उसका एहसान मैं ऑलरेडी चुका हूँ। अब मुझे खुद को और सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बिना भी मैं अपने डिसीजंस ले सकता हूँ। मैंने फ्रेंड के साथ और थोड़ी बात की, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का टाइम कंफर्म किया। फिर मैं घर गया अपना सामान पैक करने। ये घर मैंने पूरा कैश देकर खरीदा था, लेकिन अंदर हर जगह मेरी और युन याओ की यादें थी। मैंने डिसाइड कर लिया अब यहाँ नहीं रहूँगा। सबसे पहले मैं बेड के नीचे सफाई करने लगा। वहाँ मुझे बहुत सारी बिखरी हुई पेंटिंग्स मिली। हर एक पेंटिंग युन मंगाओ की थी। सब मैंने उसके लिए खुद बनाई थी। उसे ये पेंटिंग्स बहुत पसंद थी। मैं उसके लिए स्केचेस बनाता था। हर एक पेंटिंग को वो ट्रेजर की तरह ट्रीट करती थी, फ्रेम करके संभाल कर रखती थी। लेकिन जब से लूसिनियन आया, सब बदल गया। वो इरिटेट होने लगी। उससे मेरा पेंटिंग का हॉबी आउटडेटेड लगने लगा। बोलती थी ये टाइम वेस्ट है, कैमरा से फ़ोटो लेना ज़्यादा बेटर है। धीरे धीरे उससे मेरा उसके लिए ड्रॉ करना भी पसंद नहीं रहा, और ये पेंटिंग्स बेड के नीचे ऐसे ही फेंकी हुई थी। पेपर पीले पड़ चुके थे और उन पर बने चेहरे भी धीरे धीरे फेड हो गए थे। मैं हल्का सा कड़वा सा हंस पड़ा। फिर उन सबको बाथरूम के बेसिन में डाला। एक कोने को आग लगाई। आग ने धीरे धीरे सब पेंटिंग्स को खा लिया। आखिर में सिर्फ थोड़ी सी राख बची, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा प्यार बिना पता चले जलकर खत्म हो गया हो। ये सब खत्म करने के बाद मैंने घर की बाकी बेकार चीज़ें भी साफ कर दी। सब कुछ खत्म करके मैं सोफा पर गिर गया।
फ़ोन उठाया और सोचा अपने फ्रेंड की कंपनी के पास रेंटल हाउस ढूंढूं। जैसे ही मैंने ऐप ओपन किया, मैंने देखा लुसिनियन ने कंपनी ग्रुप में एक फ़ोटो पोस्ट की है। उस फोटो में वो और युन मिनगाओ साथ थे। बैकग्राउंड में आर्केड सेंटर था। युन मिनगाओ के हाथ में बहुत सारे स्टफ डॉल्स थे। वो कैमरा की तरफ देखकर दिल से स्माइल कर रही थी, बिल्कुल सनशाइन जैसी ब्राइट स्माइल। मैंने उसे ऐसे हंसते हुए काफ़ी टाइम से नहीं देखा था। पहले मैं भी उसे आर्केड ले गया था, लेकिन कॉइन्स लेने के बाद ही वो तुरंत वापस चली गई थी। उससे मेरा चाइल्डिश होना पसंद नहीं था। बोलती थी वो रोज़ बिजी रहती है, उसके पास मेरे साथ ऐसे यूजलेस चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। मेरे साथ नहीं जा सकती थी, लेकिन लुसिनियन के साथ जा सकती थी। मैं हल्का सा हंस पड़ा। उसे चाइल्डिश चीज़ें पसंद नहीं थी, वो बस मुझे पसंद नहीं करती थी। ग्रुप में काफ़ी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था वो एंजल जैसी लग रही है, कोई फोटोग्राफर की तारीफ कर रहा था। कुछ लोग मजाक में बोल रहे थे, क्या तुम दोनों कोई गुड न्यूज़ देने वाले हो? सब जानते थे कि मैं युन मनगाओ का बॉयफ्रेंड हूँ, फिर भी वो ऐसे जोक्स कर रहे थे, क्योंकि युन याओ और कंपनी ने कभी लुसिनियन के साथ उसकी क्लोजनेस को हाइड नहीं किया। अगर पहले होता तो मैं गुस्सा हो जाता, उसे कॉल करके बोलता कि थोड़ा लिमिट में रहे, लेकिन अब मेरा मूड बिल्कुल काम था। मैंने इग्नोर किया और अपना काम करता रहा। लेकिन 2 मिनट बाद जब मैंने दोबारा देखा, ग्रुप के कुछ मैसेजेस डिलीट हो चुके थे और लुसिनियन की फ़ोटो भी डिलीट हो गई थी। मुझे लगा युनमाओ आज भी लेट आएगी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो लुसिनियन से फ़ोन पर बात करते हुए खुशी भरे फेस के साथ लिविंग रूम में आई। मुझे देखते ही उसका एक्सप्रेशन पहले थोड़ा गिल्टी हो गया, फिर तुरंत ठंडा और रूड हो गया। उसने आंख घुमाई, डोर बंद किया और बेडरूम में चली गई। मुझे पता था वो वेट कर रही है कि मैं उसे मनाऊं। हर बार जब कंपनी में कुछ बुरा होता था, मैं ही उसे मनाता था, उसे सॉरी बोलता था। उसकी गलती होने पर भी मैं ही माफ़ी मांगता था। पहले मुझे लगता था मुझे ऐसा ही करना चाहिए, चाहे उसका एहसान चुकाना हो या रिलेशनशिप बचाना हो। लेकिन अब मुझे सिर्फ घिन आ रही थी। मैंने सिर झुकाकर अपना काम कंटिन्यू किया। कुछ देर बाद वो बाहर आई, फेस पर गुस्सा था। उसने पूछा, तुमने ग्रुप का मैसेज देखा? मैंने कहा, कौन सा मैसेज? मैंने जानबूझकर ऊपर नहीं देखा, लेकिन मुझे लगा उसने हल्की सी राहत की सांस ली। वो बोली, कुछ नहीं, गलती से रॉन्ग ग्रुप में वर्क मैसेज भेज दिया था। मुझे ये सब फनी लगा, लेकिन मैं एक्सपोज करने के मूड में नहीं था। बस सोचा, पता नहीं और कितनी चीज़ें वो लुसिनियन के साथ छुपा रही है। फिर उसने पूछा, सिन की कार ठीक हो गई, तुम्हारी कार ठीक हुई? मैंने कुछ नहीं बोला। वो फिर बोली, जैसे मुझे चांस दे रही हो। मैं समझ गया वो मुझे रास्ता दे रही है। अगर पहले होता तो मैं तुरंत समझ जाता कि वो मुझे माफ़ कर रही है, मैं खुशी से उसे मनाता। लेकिन अब मैंने ऊपर भी नहीं देखा, सीधी आवाज़ में बोला, पुरानी घिसी हुई कार है, ठीक करने लायक कुछ है ही नहीं। युनमयो का फेस सिकुड़ गया। वो बोली, इसका क्या मतलब है? मैं उसकी तरफ देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो किस बात से अपसेट है। ये कार पहले भी कई बार स्क्रैच हो चुकी है। मैंने कहा था कि मैं कार ठीक करवाना चाहता हूँ। उसने भी अभी वही बात बोली थी। मुझे लगा वो फिर से गुस्सा करेगी, लेकिन इस बार उसने सिर्फ एक गहरी सांस ली। फिर बोली, मुझे पता है तुम अभी भी कंपनी वाली बात से गुस्सा हो, लेकिन सिनियन ने रिसेंटली काफ़ी अच्छा काम किया है। मैंने उसे कार भी इसीलिए दी ताकि वो कंपनी में बना रहे। उसकी ये बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। लुसिनियन को स्पेशली युनयाओ ने ही हायर किया था। उसकी वर्किंग एबिलिटी बहुत ही ख़राब थी। इतनी मिस्टेक्स करता था कि गिनती नहीं हो सकती। छोटी मिस्टेक, इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के सामने मीटिंग में उन्हें प्लेन वाटर सर्व करता और खुद मिल्क टी पीता। बड़ी मिस्टेक, पार्टनर्स को कोट भेजते वक्त ओरिजिनल कॉस्ट शीट भेजती। कंपनी का लाखों का नुकसान हो गया। उसे रखने से अच्छा तो एक डॉग रख लेते। अगर मुझे कंपनी की सच्चाई पता नहीं होती तो शायद मैं भी युनमाओ की बात मान लेता। फिर युनमाओ बोली, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, शादी के बाद कंपनी तुम्हारी ही होगी। तुम सैलरी को लेकर इतना क्यों सोच रहे हो? उसके साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो? शियान, जो मैं करती हूँ सब कंपनी के लिए करती हूँ। मैं नहीं चाहती लोग सोचें कि मैं तुम्हें फेवर कर रही हूँ। मुझे अंदर से पता था ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं। कंपनी में सब लोग जानते थे वो मेरे साथ और लुसिनियन के साथ कैसे बिहेव करती है। जो प्रोजेक्ट्स में 3 रात जागकर कंप्लीट करता था वो इजीली लुसिनियन को दे देती थी। बस एक पीपीटी बना देने से वो उसका अचीवमेंट बन जाता था। जो क्लाइंट्स में दिनों तक मनाता था वो मेरा नाम हटाकर लुसिनियन को ले जाती, एक डिनर करवाती और कॉन्ट्रैक्ट उसका हो जाता था। ऐसे इंसिडेंट्स बहुत बार हुए।
धीरे धीरे सब लोग समझने लगे कि यून याओ लुसिनियन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। उन्हें लगने लगा कि वो मुझे पसंद नहीं करती। मुझे कंपनी में काफ़ी लोगों से ठंडी नज़रें और बुलिंग भी मिलती थी। वो सब देखती थी लेकिन इग्नोर करती थी। मैंने कुछ एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि मेरी हर बात को वो एक्सक्यूज़ बोल देती थी। मैंने सीधा बोला, मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरा कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है, तुम जो चाहो करो। यूनमाओ कुछ देर चुप रही, फिर उसने साय लिया। वो मेरे पास आई, टिपटू पर खड़ी हुई और अपने हाथ मेरे गले के अराउंड डाल दिए। फिर बोली, सच बताऊं तो मेरा थोड़ा सेल्फिश मोटिव भी था। मैं चाहती थी तुम थोड़ा रेस्ट करो, तुम हमारी शादी के बारे में सोच सकते हो। फिर उसने स्माइल के साथ पूछा, तुम मुझे कब प्रपोज करने वाले हो? मुझे ये सुनकर कुछ फील नहीं हुआ। मैं पहले ही उससे कई बार प्रपोज कर चुका था। हर बार उसने मना कर दिया और जब भी हम लड़ते थे वो शादी की बात करके मुझे मना लेती थी। कभी कभी मुझे लगता था मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि एक डॉग हूँ जिसे वो कंट्रोल करती है। मैंने कुछ नहीं बोला। वो फिर मजाक में मेरी चिन पकड़कर बोली, अब गुस्सा मत हो, एक बार स्माइल कर दो ना। फिर वो मुझे किस करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मुझे उससे लुसीलैंड का परफ्यूम स्मेल आया। मुझे तुरंत उल्टी जैसा फील हुआ। मैंने उसे जोर से डोर पुश कर दिया। डिस्गस्ट के साथ भौहें चढ़ाईं और तुरंत वेट वाइप से अपने हाथ साफ किए। यून याओ बिल्कुल शॉक हो गई, जैसे बिजली गिर गई हो। वो वहीं खड़ी रह गई और बोली, तुम्हें मुझसे घृणा रही है? मैंने सीधा बोला, मुझे बाहर जाना है, तुम पहले जाकर कपड़े चेंज करो। ये बोलकर मैं सीधा रूम की तरफ चला गया। वो मेरे पीछे आने लगी। मैंने बिना हेजिटेट किए डोर बंद किया और लॉक कर दिया। बाहर से वो चिल्लाई, तुम इस बात का रिग्रेट मत करना। वो सच में गुस्से में थी। उसने जोर से डोर को किक किया और फिर घर से चली गई। जब मैं रूम से बाहर आया, लिविंग रूम खाली था। कंपनी ग्रुप में यून माओ ने मैसेज भेजा, मैं सबको खाने के लिए इनवाइट कर रही हूँ, कौन कौन आएगा? ग्रुप में बिल्कुल साइलेंस था। सिर्फ लुसिनियन ने 3 हैप्पी इमोजीज भेजे। मुझे पता था वो मुझे प्रोवोक कर रही है। ये पहले भी बहुत बार हुआ है, हर बार ऐसा ही होता था। बाकी लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, सिर्फ लुसिनियन ही एक्साइटेड रहता था। अगर पहले होता तो मैं जेलस हो जाता और उनके साथ चला जाता, फिर वो लोग मेरा मजाक उड़ाते। लेकिन अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस अपने काम में लगा रहा। मैंने कपड़े बदले और निकल गया उस घर को देखने जिसे मैं रेंट पर लेने वाला था। मैंने चेक किया, सब ठीक था। मैंने सीधा रेंट पे कर दिया। फिर एक ब्रोकर से कांटेक्ट किया ताकि वो मेरा करंट हाउस सेल कर सके। ये घर मैंने खुद खरीदा था। डेकोरेशन भी मैंने ही करवाया था, पहले भी और बाद में भी। लेकिन हाउस ओनरशिप सर्टिफिकेट पर उस वक्त मैंने यूनियाओ का नाम लिख दिया था। तब हम दोनों के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। मैं उसे सिक्योरिटी फील करवाना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी सारी सेविंग्स यूज़ करके ये घर लिया। अब कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है, ये घर शायद यूनियाओ के लिए अब इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। ब्रोकर ने मुझे कहा, घर बेचने के लिए यूनियाओ का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं आ सकती तो पावर ऑफ अटर्नी साइन करना पड़ेगा। मुझे फिर से उससे कांटेक्ट करना पड़ा। मैंने मैसेज भेजा, लेकिन चैट विंडो में रेड एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। पहले भी ऐसा होता था, जब भी हमारी फाइट ज़्यादा बढ़ जाती थी वो गुस्से में मुझे ब्लॉक करके घर छोड़कर चली जाती थी। मैं उसकी सेफ्टी को लेकर टेंशन में रहता था। कभी दूसरे लोगों का फ़ोन यूज़ करके उससे कॉल करता, उससे रिक्वेस्ट करता कि मुझे अनब्लॉक करे, और वो दूसरी तरफ से एरोगेंट टोन में पूछती, तुम्हें अपनी गलती समझ आई? आज सोचता हूँ उसे मनाने के लिए मैंने कितनी बार अपने दिल के खिलाफ बातें बोली। थोड़ा सोचने के बाद मैंने फिर भी उससे कॉल किया। मैंने कहा, आज रात घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो ठंडी आवाज़ में बोली, क्या बात? मैं बहुत बिजी हूँ। मैंने हल्की सी सांस ली और बोला, ठीक है, घर आकर बात करते हैं। वो ठंडी हंसी हंसी और बोली, जब चाहे मुझे पुश कर देते हो और जब चाहे बुला लेते हो। मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? क्या मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ? ये तुम्हारा माफ़ी मांगने का तरीका है या मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा ही अच्छी रही हूँ? उसके ताने सुनकर जैसे पहले करता था वैसे ही मैंने धीरे से बोला, सॉरी, मेरी गलती थी। वैसे भी मैं पहले ही बहुत बार झूठी माफ़ी मांग चुका था, एक और सही। और इस बार ये माफ़ी एक घाड़ के बदले थी। घर मेरा था, लेकिन अगर यूनियाओ साइन करने से मना करती तो मैं इसे बेच नहीं सकता था। चाहे मेरे पास पेमेंट प्रूफ भी हो, फिर भी केस करना पड़ता। वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं कर सकता था। जैसे ही उसने मेरी अपॉलॉजी सुनी, उसकी आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट हो गई। वो बोली, वेट करो, मैं आती हूँ, और कॉल कट कर दिया।
मेरा दिल बिल्कुल शांत था। मैंने घर को वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया, थोड़ा प्राइस भी कम रखा ताकि जल्दी सेल हो जाए। सब काम फिनिश करके मैंने अपने फ्रेंड को कांटेक्ट किया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। वो बहुत एक्साइटेड हो गया, बार बार पूछ रहा था कहीं तुम सपना तो नहीं देख रहे। उसने मेरे लिए सेलिब्रेशन पार्टी भी अरेंज की। मैं पहले घर जल्दी जाना चाहता था, लेकिन फिर सोचा यूनमेंजो कब आएगी पता नहीं, घर जाकर भी क्या करूँगा। तो मैंने पार्टी के लिए हाँ कर दी। 3 राउंड ड्रिंक्स के बाद मैं वॉशरूम गया। तब मैंने पास वाले प्राइवेट रूम से एक फेमिलियर आवाज़ सुनी। मैं रुक गया। दरवाजे के छोटे गैप से अंदर देखा, यूनमेंजो लुसिनियान के चेस्ट पर झुककर खड़ी थीं। पता नहीं वो दोनों क्या बात कर रहे थे, लेकिन यूनमेंजाओ बहुत खुश लग रही थी। तभी लुसिनियान ने मौका देखकर उसके लिप्स पर किस कर लिया। यूनमाओ 1 सेकंड के लिए शॉक हुई, लेकिन उसने उसे पुश नहीं किया। लुसिनियान बोला, सिस्टर यून, आप और ब्रदर शियन कब ब्रेकअप करोगे? मैं और वेट नहीं कर सकता। रोज़ आपको उसके साथ देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या आप अभी भी उसे ज़्यादा पसंद करती हो? वो थोड़ा इमोशनल हो गया। यूनमेंजाओ कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन लास्ट में उसने लुसिनियान को हक कर लिया। जैसे किसी बच्चे को मना रही हो, उसने धीरे से कहा, वो तुमसे कंपेयर ही नहीं हो सकता। बस अभी कंपनी बड़ी हो गई है। अगर अभी ब्रेकअप करके तुम्हारे साथ आ गई तो लोग बातें करेंगे। थोड़ा वेट करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लुसिनियान खुश होकर बोला, मुझे पता था सिस्टर यून सबसे ज़्यादा मुझे ही प्यार करती हैं। दोनों एक कपल की तरह क्लोज खड़े थे। मैं हल्का सा हंस पड़ा और वहाँ से चला गया। मैं वापस अपने रूम में गया और ड्रिंक्स लिए। फिर सब लोग पुरानी बातें याद करके बात करते रहे। सुबह होने तक पार्टी चली और फिर सब पार्किंग गैराज में जाकर ख़त्म हुई। मेरा फ्रेंड अचानक मुझे एक फुल्ली लोडेड पोर्श के पास ले गया। उसने पूछा, पसंद आई? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बस हाँ में सर हिला दिया। मुझे लगा ये उसकी नई कार है। मैं उसकी तारीफ करने ही वाला था, तभी उसने अचानक कार की कीज़ मेरे हाथ में दे दी। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो आँख मार के बोला, तुम्हारी कार इतनी पुरानी हो गई है, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था, इसलिए तुम्हारे लिए नई ले ली। मैं मना करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसने बोल दिया, मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो। फिर बोला, मैंने सुना यून माओ ने तुम्हारी कंपनी के नए लड़के को कार दी है। इतनी ख़राब स्किल वाले बंदे को लग्जरी कार मिल रही है, तो तुम उससे कम कैसे हो सकते हो? फिर वो बोला, वैसे भी उस लड़के का काम मैंने देखा है, हर बार अलग स्टाइल होता है, क्लियरली कॉपी करता है, समझ नहीं आता कंपनी में कैसे टिका हुआ है। शायद ड्रिंक की वजह से मेरा फ्रेंड सब सच बोल रहा था। लगातार लुसिनियन के बारे में कंप्लेन करता रहा। मैं चुप रहा। जो वो बोल रहा था सब सच था। वो सारे काम एक्चुअली मैं और मेरी टीम करते थे। हर बार काम कंप्लीट होने के टाइम यूनमेंगाओ बोलती थी लुसिनियन को दे दो, इसीलिए उसका स्टाइल हर बार डिफरेंट होता था। मेरा फ्रेंड जो कंपनी में नहीं था, वो भी सच समझ गया था, लेकिन सिर्फ यूनमाओ को ही समझ नहीं आता था। मैं फिर भी मना करना चाहता था। मेरा फ्रेंड गुस्से का एक्टिंग करके बोला, ये गिफ्ट नहीं है, तुम्हारी फ्यूचर सैलरी से कट कर लूँगा, मेरा दिल मत तोड़ो। मैं हंस पड़ा। इस कार की प्राइस अगर सैलरी से कट करें तो कई साल लग जाएंगे। मुझे पता था वो बस प्यार से कह रहा है, इसीलिए मैंने मना नहीं किया। मैंने उसे थैंक यू बोला। हमने थोड़ी देर और बात की, फिर दोनों ने ड्राइवर बुलाया और अपने अपने घर चले गए। मुझे लगा यून माओ अभी घर नहीं आई होगी, लेकिन जैसे ही मैंने डोर खोला, वो लिविंग रूम के सोफा पर बैठी हुई थी। जैसे ही मैं अंदर गया, वो गुस्से में बोली, कहाँ गए थे तुम? हमारी मीटिंग थी ना, तुम्हें पता है मैं कितनी देर से वेट कर रही हूँ। मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। यूजुअली जब वो लुसिनियन के साथ जाती थी तो रात 3-4 बजे आती थी। आज इतनी जल्दी आना रेयर था। लेकिन तभी मेरे दिमाग में वो सीन फ्लैश हुआ जहाँ वो लुसिनियन के साथ चिपकी हुई थी। मुझे फिर से घिन सी आने लगी। मैंने सीधा बोला, मैं अपने फ्रेंड के साथ खाना खाने गया था। मैं अंदर आया, बैग से पावर ऑफ अटॉर्नी निकाला। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, यून मिंगाओ ने मुझे रोका। वो बोली, तुमने अल्कोहल पी है? मैं नहीं होती तब तुम्हें पीने की परमिशन नहीं है, मैंने बोला था ना। मैं हंस पड़ा। इसका मतलब ये था मैं सिर्फ तभी ड्रिंक कर सकता था जब वो उसके काम के लिए क्लाइंट्स एंटरटेन कर रहा हूँ। मैंने सीधा बोला, कुछ नहीं। फिर वो अचानक मुस्कुराई, जैसे कुछ समझ गई हो। उसके फेस पर थोड़ा स्मग लुक था। वो बोली, तुम अभी भी गुस्सा हो ना मेरे और लुसिनियन के साथ बाहर जाने से? तुम्हें पसंद नहीं कि मैं उसके साथ अकेले जाऊं? सीधा बोल दो, इसके लिए इतना पीना ज़रूरी था? मैंने ठंडा सा जवाब दिया, तुम ज़्यादा सोच रही हो, मेरा पीना तुमसे रिलेटेड नहीं है। मैं चेयर पर बैठ गया
और उसे हाउस सेल का पावर ऑफ अटॉर्नी दिया। मैंने कहा, ये देख लो। वो देखकर बोली, ये क्या है? कमिटमेंट लेटर? फिर स्मग टोन में बोली, मैं पहले ही बता देती हूँ, अब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं आज आफ्टरनून वाली बात से बहुत गुस्सा हूँ। ये छोटी ट्रिक्स यूज़ करके मुझे मना नहीं सकते। उसकी बात सुनकर मुझे अंदर से हंसी आ रही थी। पहले मैं उसे मनाने के लिए क्या क्या करता था। कमिटमेंट लेटर्स लिखता था, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक उसके सामने छोड़ देता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कामली बोला, ये कमिटमेंट लेटर नहीं है, एक सरप्राइज़ है। ये सुनकर वो क्यूरियस हो गई। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट खोलने वाली थी तभी उसका फ़ोन बज गया। कॉलर देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बोली, 1 मिनट, ये कॉल लेती हूँ। उसने फ़ोन उठाया। दूसरी साइड से लुसिनियन की आवाज़ आई, सिस्टर यून, मैंने गलती से किसी को गाड़ी से हिट कर दिया, मैं बहुत डर गया हूँ। यून माओ का फेस तुरंत सीरियस हो गया। वो बोली, लोकेशन भेजो, मैं अभी आ रही हूँ। वो तुरंत उठकर जाने लगी, मुझे इग्नोर करके। मैं उसके सामने आ गया और डॉक्यूमेंट उसके हाथ में देकर बोला, पहले मेरा काम कर लो, ये साइन करना अर्जेंट है। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर मुझे देखकर बोली, तुम थोड़ा एम्पैथी नहीं दिखा सकते? उसका मैटर तुमसे ज़्यादा अर्जेंट है। अब तुम इतने जेलस हो गए हो, ये बहुत बेकार लग रहा है। मुझे ये सब सुनकर हंसी आ रही थी। मैं बेकार हूँ और लुसिनियन ड्रंक ड्राइविंग कर रहा है, लेकिन मैं आर्ग्यू नहीं करना चाहता था। मैं बस डॉक्यूमेंट उसके सामने पकड़े रहा। उसने कुछ नहीं बोला, डॉक्यूमेंट खोला, लेकिन देखने से पहले ही फ़ोन से फिर से लुसिनियन की ज़ोर की आवाज़ आई, कैसी गाड़ी चला रहे हो तुम लोग? वो चिल्लाया, सिस्टर यून प्लीज़ जल्दी आओ, मैं बहुत डर रहा हूँ। मैं अभी आ रही हूँ, ये बोलकर युनमांग याओ ने लुसिनियन को बोला, टेंशन ना ले। लेकिन क्लियरली वो उससे ज़्यादा पैनिक में थी। उसने डॉक्यूमेंट का कंटेंट देखा भी नहीं, जल्दी जल्दी साइन किया और तुरंत निकलने लगी। उसकी जल्दी में जाती हुई बैग को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, तुम देखोगी नहीं क्या साइन कर रही हो? वो बोली, देखने जैसा क्या है? तुम्हारा सरप्राइज ज़्यादा से ज़्यादा कुछ छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स ही होंगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में बस टर्म्स ठीक हों तो इनफ है। ये बोलकर वो बिना पीछे देखे घर से निकल गई। मुझे बस हंसी आ गई। पहले मैं उसे खुश करने के लिए चुपके चुपके डील्स लाता था। शुरू में वो बहुत खुश होती थी, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती गई वो छोटी कंपनीज को नीचा समझने लगी, जैसे खुद भी नीचे से ऊपर आई हो। पहले वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले हर क्लॉज चेक करती थी, कई बार वेरीफाई करती थी। और आज सिर्फ लुसिनियन की टेंशन में उसने देखा तक नहीं क्या साइन कर रही है। लेकिन ये मेरे लिए अच्छा ही था, मेरा काम आसान हो गया। उस रात युनमाओ घर नहीं आई और लुसिनियन ने मुझे काफ़ी मैसेजेस भेजे। उसने लिखा, शियान, तुमने प्राइवेट रूम के बाहर सब देख लिया ना? अब तुम्हें समझ आ गया होगा युनमंगाओ का दिल मेरी तरफ है। मेरा एक फ़ोन आते ही वो तुरंत मेरे पास आ गई। तुम खुद ही पीछे हट जाओ, वरना बात बढ़ेगी तो सबकी इज्जत खराब होगी। उसका मैसेज पढ़कर मैं हंस पड़ा। अब उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया था। मुझे पता था, अगर मैं ये चैट्स युनमंगाओ को दिखा भी दूं कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो लुसिनियन को बहुत पैम्पर करती थी। उल्टा वो सोचेगी मैं उनके बीच फसाद डाल रहा हूँ। लेकिन मैं इतना भी चुप रहने वाला नहीं था। मैंने रिप्लाई किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर कभी युनमाओ तुमसे बोर हो जाए तो समझ लेना कब पीछे हटना है। मुझे पता था ये लाइन उसे हर्ट करेगी, और हुआ भी वही। मैसेज भेजते ही वो तुरंत चुप हो गया। मैंने भी ज़्यादा नहीं सोचा और सो गया। अगली सुबह मैंने साइंड पावर ऑफ अटॉर्नी ब्रोकर को भेज दिया। उसी दिन आफ्टरनून में लोग घर देखने आए। एक बायर को घर बहुत पसंद आया। लोकेशन, लेआउट, प्राइस सब परफेक्ट लगा। बस एक डाउट था, इतना अच्छा घर इतनी कम प्राइस में क्यों बेच रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? वो थोड़ा कॉशियस था। मैंने सीधा बोला, ये घर मैंने पहले अपनी फियांसे के साथ लिया था, लेकिन अब एंगेजमेंट खत्म हो गई है। वो समझ गया। उसने कहा, घर और डेकोरेशन देखकर लग रहा है किसी लड़की का टेस्ट है। बेच देना ही सही है, वरना यादें तकलीफ देती हैं। मैंने कुछ नहीं बोला। युनमांगाओ घर को लेकर बहुत पिकी थी। उसके लिए परफेक्ट घर ढूंढने में मैंने 3 महीने लगा दिए थे। 100 घर देखे थे, तब ये चूज़ किया। फर्नीचर भी उसकी पसंद का था। अब मुझे समझ आया, मेरी पूरी लाइफ उसके अराउंड ही घूम रही थी। बायर ने तुरंत डिसीजन ले लिया। उसी शाम कॉन्ट्रैक्ट साइन फिक्स हो गया और 2 दिन बाद हाउस हैंडओवर भी। वैसे ही 2 दिन बाद मैं भी यहाँ से जाने वाला था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जब मैं घर आया, जैसे ही डोर खोला मैंने एंट्रेंस पर एक आदमी के फॉर्मल शूज़ देखे। मेरे स्लीपर्स भी वहाँ नहीं थे। मुझे सब समझ आ गया। मैंने डिस्पोजेबल स्लीपर्स पहने और अंदर गया। जैसे ही मैं अंदर आया मुझे लुसिनियन की आवाज़ सुनाई दी।
सिस्टर युन, ऐसे नहीं, मैं सिखाता हूँ। मैं किचन के पास गया और जो देखा वो बिल्कुल क्लियर था। लुसिनियन उसके पीछे खड़ा था, उसके हाथ पकड़कर उसे गाइड कर रहा था। दोनों बहुत क्लोज थे, जैसे कपल हों। लुसिनियन ने मेरे घर के कपड़े पहने हुए थे और मेरे ही स्लीपर्स पहने हुए थे। युन याओ भी उसके साथ मैचिंग में खड़ी थी और उसे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे ये सब नॉर्मल हो, जैसे मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। मैं चुपचाप देख रहा था, उन दोनों को इतनी कंफर्ट और खुशी के साथ इंटरैक्ट करते हुए। मुझे पता नहीं था वो दोनों क्या बात कर रहे थे। दोनों जोर से हंस भी रहे थे, लेकिन अजीब बात ये थी, जब मैं उसके पास थोड़ा भी क्लोज आता था वो अनकंफर्टेबल हो जाती थी। वो कहती थी कि उसे ऑपोजिट जेंडर के साथ रहने की आदत नहीं है, लेकिन अब देखकर समझ आ गया उसे आदत नहीं थी मेरे साथ। मैं हल्की सी हंसी रोक नहीं पाया। तभी युन माओ ने पीछे मुड़कर मुझे देखा। वो थोड़ा शॉक हो गई और तुरंत लुसिनियन के पास से हट गई। उसके फेस पर गिल्ट साफ दिख रहा था। वो बोली, तुम इस टाइम वापस क्यों आ गए? मुझे ये सुनकर हंसी आई, जैसे गलती मेरी हो। तभी लुसिनियन बोला, सॉरी ब्रदर शियन, मैं सिस्टर युन को सब्जी धोना सिखा रहा था, गलत मत समझना। वो ये बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में क्लियरली चैलेंज और स्मगनेस थी, जैसे वो वेट कर रहा हो कि मैं गुस्सा करूं। अगर पहले होता तो मैं ज़रूर गुस्सा करता, चिल्लाता और उसे घर से निकलने की बात करता, लेकिन अब मैं सब देखकर भी शांत था। वैसे भी मैं जल्दी ही यहाँ से जाने वाला था। घर बेच चुका था, पैसे अकाउंट में आ चुके थे। अब मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने सीधा कहा, तुम लोग अपना काम करो, मैं रूम में जा रहा हूँ। मैं कामली रूम की तरफ चला गया। लुसिनियन थोड़ा शॉक हो गया। उसे समझ नहीं आया मैं रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। युन माओ भी शायद एक्सपेक्ट कर रही थी मैं गुस्सा करूंगा, लेकिन जब मैं शांत रहा उसकी आवाज़ थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। वो पहली बार एक्सप्लेन करने लगी, आज सीनियन का बर्थडे है, इसलिए मैं उसे यहाँ लाई हूँ। अगर पहले होता तो वो इतना एक्सप्लेन नहीं करती, सीधा कहती, पसंद नहीं तो निकल जाओ। मुझे समझ नहीं आया खुश हुई या दुख, मुझे बस फ़र्क पड़ना बंद हो गया था। उसने मुझे कभी अपना बर्थडे याद नहीं रखा और आज वो लुसिनियन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। मैंने बस ठंडा सा बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम दोनों को, और रूम में चला गया। मेरा सामान लगभग पैक हो चुका था। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं थी मैं ऑलरेडी नई जगह शिफ्ट कर चुका था। रूम में बस कुछ कपड़े और बुक्स बची थी। मैं सोच रहा था आज ही सब पैक कर दूँ। तभी डोर अचानक खुला। लुसिनियन अंदर आया। उसके हाथ में केक का एक पीस था। उसने रूम को देखा और हंसकर बोला, रूम पहले से काफ़ी खाली लग रहा है, लगता है तुम सच में भागने की तैयारी कर रहे हो। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, फ़ोन में बिजी रहा, अपने फ्रेंड के साथ शिफ्टिंग की बात कर रहा था। मुझे इग्नोर करते देख उसका फेस गुस्से से भर गया। वो मेरे पास आया और बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम बहरे हो क्या? मैंने उसकी तरफ देखा और बोला, इतना टेंशन मत लो, वैसे भी तुम यहाँ रहने वाले नहीं हो। एक सिंपल लाइन थी, लेकिन उसे बहुत बुरा लग गया। उसका फेस डार्क हो गया। वो मेरा कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा। तभी बाहर से फुटस्टेप्स आए। अचानक उसने केक जमीन पर फेंका और खुद गिर गया और जोर से चिल्लाया, सीनियन, क्या हुआ? युनमा तुरंत रूम में आई। उसने मुझे धक्का दिया और उसे उठाया। मैं पीछे गिर गया। मेरे पैर के नीचे केक के टुकड़े थे। एक पीस मेरे पैर में घुस गया। तुरंत खून निकलने लगा, लेकिन युनमाओ ने देखा भी नहीं। वो सिर्फ लुसिनियन को देख रही थी। उसके हाथ पर हल्का सा स्क्रैच था। लुसिनियन बोला, सॉरी सिस्टर युन, मैंने फिर से ब्रदर शियान को गुस्सा कर दिया। मैं सोचा आज मेरा बर्थडे है, सब केक खाएंगे, इसलिए मैं उन्हें केक देने आया था, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कंफ्यूज्ड एक्टिंग कर रहा था। अगर मैं खुद ये सब नहीं देख रहा होता तो शायद मैं भी उसकी बात मान लेता। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे केक पसंद नहीं है। उल्टा, शायद इसलिए क्योंकि मुझे बर्थडे केक खाने का चांस कम मिलता था, इसलिए मुझे केक बहुत पसंद था। हर बर्थडे पर मैं यून मंगाओ से केक की बात करता था। वो मुझे मजाक में बोलती थी, तुम जैसे लड़के कम होते हैं जो इतना केक पसंद करते हैं। लेकिन आज लुसियन के सामने उसे मेरी पसंद याद ही नहीं थी। उसने गुस्से में मेरी तरफ उंगली करके कहा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो प्लेट फेंकने और लोगों को धक्का देने की क्या ज़रूरत थी? गियोन, मुझे लगा तुम सुधर गए हो, लेकिन तुम अभी भी वैसे ही हो। जल्दी से सीनियन से माफ़ी मांगो, वरना तुम जैसे जेलस आदमी से मैं शादी नहीं कर सकती। सीधा ब्रेकअप कर लेते हैं। वो गुस्से में मुझे देख रही थी। उसका ये एक्सप्रेशन देखकर मुझे हंसी आई। मुझे वो दिन याद आ गया जब मैंने प्राइवेट रूम के बाहर उनकी बातें सुनी थी।
हर बार जब हमारी लड़ाई होती थी वो ब्रेकअप की धमकी देती थी और मैं ही उसे मनाता था। मुझे लगता था वो सच में ब्रेकअप नहीं चाहती, वो बस मुझे कंट्रोल करने का तरीका था। लेकिन अब समझ आया, शायद वो पहले से ही ब्रेकअप करना चाहती थी, इसलिए ये बात उसकी ज़ुबान पर हमेशा रहती थी। लेकिन अब मेरे लिए ये अच्छा था, मैं भी वैसे ही ब्रेकअप करना चाहता था। चाहे वो ना भी बोलती, मैं खुद बोल देता। मैं चुप रहा तो यून मंगाओ को लगा मैं डर गया हूँ। उसकी आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट हो गई। वो बोली, गियोन, तुम थोड़े अजीब बिहेव कर रहे हो, शायद शादी की तैयारी कर रहे हो। मुझे पता है तुम ब्रेकअप नहीं चाहते। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही मैंने उसे रोक दिया। मैंने ठंडी आवाज़ में बोला, ज़रूरत नहीं, मैं ब्रेकअप के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर उसका फेस फ्रीज हो गया, उसकी आंखें शौक से भर गई। वो बोली, तुमने क्या कहा? तुम सच में ब्रेकअप चाहते हो? मैंने कामली बोला, हाँ। मुझे लगा ये उसके लिए अच्छा होगा, वो खुश होगी। लेकिन उसकी आवाज़ में खुशी नहीं थी, सिर्फ शौक और गुस्सा था। वो बोली, गियोन, तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी छोटी बात पर ब्रेकअप? वो समझ नहीं पा रही थी ये वही चीज़ थी जो वो खुद चाहती थी, फिर भी वो रिएक्ट ऐसे कर रही थी। तब लूसियन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, सिस्टर यून, अगर ब्रदर शेन खुद ब्रेकअप करना चाहते हैं तो रहने दो। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले यून मंगाओ गुस्से में चिल्लाई, चुप रहो, ये हमारे बीच की बात है, तुम बीच में मत बोलो। शायद पहली बार उसने लूसियन से इतने गुस्से में बात की। लूसियन तुरंत चुप हो गया, उसके चेहरे पर शौक था। यून माओ को भी रियलाइज़ हुआ। उसने अपनी टोन सॉफ्ट की और बोला, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम बाहर जाओ, मैं बाद में बात करती हूँ। लूसियन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो समझदार था। उसे पता था अब ज़्यादा बोलना ठीक नहीं। वो चुपचाप बाहर चला गया। रूम में सिर्फ हम दोनों रह गए। यून मिंगाओ ने गहरी सांस ली, जैसे कुछ बोलने वाली हो। तभी उसकी नज़र मेरे पैर पर गई। उसकी आवाज़ अचानक सॉफ्ट हो गई, तुम्हारा पैर चोट लग गया, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं बैंडेज लाती हूँ। वो बुक शेल्फ की तरफ चली गई, लेकिन मुझे पता था ये सब सिर्फ टॉपिक चेंज करने के लिए है। जब भी कोई बात उसे अनकंफर्टेबल लगती थी, वो केयर दिखाकर बात को डाइवर्ट कर देती थी। पहले मैं पिघल जाता था, मुझे लगता था वो अभी भी मेरी परवाह करती है, और असली प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाती थी, कभी सॉल्व नहीं होती थी। ये सब बातें बस दिल के अंदर सद जाती थी, और एक दिन और भी बुरी तरह बाहर आती थी। यून मंगाओ बुक शेल्फ में ढूंढते हुए बोल रही थी, बैंडेज कहाँ है? पहले तो यहाँ था। उसे शायद याद ही नहीं था। वो लास्ट टाइम मेरे रूम में 2 साल पहले आई थी। तब मुझे 40 डिग्री बुखार था और वो मुझे छोड़कर लूसिनियन के साथ डेट पर चली गई थी। उसके बाद मैंने मेडिसिन बॉक्स का प्लेस चेंज कर दिया था। फिर वो बोली, शियान, तुम्हारे रूम में इतनी चीज़ें कम क्यों हो गई? उसे फाइनली कुछ गलत लगने लगा। मैंने सीधा बोला, मैंने घर बेच दिया है, बायर मिल गया है, 2 दिन बाद हैंडओवर है, कल तुम भी अपना सामान शिफ्ट कर लेना। वो थोड़ा शॉक हो गई, गुस्सा होने वाली थी, लेकिन फिर अचानक हंस पड़ी। मजाक मत करो, इस घर में मेरा भी हिस्सा है, मेरे साइन के बिना कैसे बेच दिया? गुशियान, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, चलो सीनियन को भेज देती हूँ, तुम शांत हो जाओ। वो मेरी बात पर बिलीव ही नहीं कर रही थी। मैंने टेबल से कॉन्ट्रैक्ट उठाया और उसके हाथ में दे दिया। लास्ट पेज पर उसका साइन था, पावर ऑफ अटर्नी। ब्रोकर ने बोला था ये इनफ है। मैंने बोला, याद है जब लूसिनियन ने ड्रंक ड्राइविंग की थी, तब तुमने साइन किया था। अगर याद नहीं भी है तो भी ये लीगली वैलिड है। यून मंगाओ ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, लास्ट पेज देखा और तुरंत उसका बॉडी स्टिफ हो गया। 1 सेकंड के लिए रुक गई, फिर अचानक चिल्लाई, मेरे बिना परमिशन के तुमने घर बेच दिया? मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, मैं कंपनी का कोई शेयर नहीं ले रहा, लेकिन ये घर मैंने अपने पैसे से खरीदा था, तो इस पर डिसीजन लेना मेरा राइट है। वैसे भी तुमने लूसिनियन के लिए नया घर ले लिया है, तुम होमलेस नहीं हो। इमोशन और लॉजिक दोनों से मेरा घर बेचना गलत नहीं है। वो चुप हो गई, उसका फेस पेल हो गया। मुझे लगा अब वो ब्रेकअप एक्सेप्ट करेगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो खुद को काम करने लगी। फिर सॉफ्टली बोली, वो घर मैं तुम्हारे लिए लेना चाहती थी, लूसिनियन के लिए नहीं। उसका नाम सिर्फ उसे बिलोंगिंग फील कराने के लिए डाला था। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, कल ही उसका नाम हटा देती हूँ। हम इतने सालों से साथ हैं, ऐसे कैसे ब्रेकअप कर सकते हैं? शियान, तुम अभी गुस्से में हो, शांत हो जाओ, कल बात करते हैं। ये बोलकर वो मुड़कर चली गई। हमेशा ऐसा ही होता था, जब भी हमारी फाइट कंट्रोल से बाहर होती, वो ऐसे बिहेव करती जैसे वो मुझे अभी भी प्यार करती है। और मैं खुद को ही समझा लेता था, अपने आप को कन्विंस करता था कि सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं ही उसे मनाता, माफ़ी मांगता और सब नॉर्मल हो जाता। शुरू में मैं उसे सच में प्यार करता था,
बाद में समझ गया उसका दिल मेरे साथ नहीं रहा, लेकिन इतने सालों के रिश्ते को